चीजों से। ट्रू 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 ट्रू। और मैं बीजेपी का दैट्स भी वेरी ट्रू। खिलाफ हूँ इस चीज में, चाहे वो इस चीज कोई के भी तो हम करे। बिल्कुल, मैं जी। देखिए, बीजेपी उत्तराखंड बहुत, देखिए उत्तराखंड एक सीधा स्टेट है, लेकिन इस सीधेपन को बहुत। जो है नेता जो है क्या कर रहे हैं, इसको एनकैश कर रहे हैं, इसको अब्यूज कर रहे हैं। देखिए सीधेपन का मतलब ये नहीं कि आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एज अ जनता आप खुद समझिए कि आपको मुफ्तखोरी की अगर नौकरी, आपका स्किल नहीं है यार, आपको अगर नहीं आता है कोई स्किल, मैं जबरदस्ती आपको नौकरी दे रहा हूं, तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, कंपनी बंद करके नहीं चली टिक जाएगी, फिर पाओगे। आप सच में बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा, अपने स्किल को खुद डेवलप कीजिए, सरकार पे देखिए डिपेंडेंट मत रहिए। सरकार का काम है पावर में बने रहना, पावर में बने रहने के लिए अपने भाई को अगर मरवा के और आपकी सहानुभूति गेन कर ले तो पॉलिटिशियन वो भी करेगा। ठीक है, शायद तो किया इतना भी तो है याद किसी ने। रखिए। हाँ, लोग करते भी हैं, अपने लोगों को मरवा देंगे, फिर जनता का सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। एक पार्टी की याद आ गई। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताइए हितेश भाई। नाम नहीं ले सकते, जेल हो जाएगी लेकिन कोई बात अच्छा नहीं, ऐसा है क्या? समझ जाएंगे लोग। हाँ। जो भी है, तो मेरी अभी फिलहाल मेरी ख्वाहिश, सॉरी दरख्वास्त है उत्तराखंड की जनता से और हरियाणा की जनता से, कि हरियाणा, आपको खुद भी पता आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको सच में लगता है कि गुड़गांव आपको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसने अब तक आपको एब्जॉर्ब कर लिया होता। लेकिन अगर गुड़गांव इंदौर से बंदों को नौकरी दे रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं स्किल में लैक कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए नौकरी नहीं दिया कि इंदौर की लड़की हॉट थी, इसीलिए उसको नौकरी मिल गई गुड़गांव में। उसके इसलिए मिली है नौकरी क्योंकि उसके पास स्किल सेट था। और अगर आप हरियाणा के किसी ऐसी जगह से हैं जो थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो प्लीज अपने आप को फॉरवर्ड बनाइए, फॉरवर्ड बनाइए। ठीक है, रिजर्वेशन इज नॉट द वे। आप क्या करेंगे, देश की प्रगति को भी पीछे खींच लेंगे। और यही मेरा कहना उन लोगों से भी है, देखिए जो पहाड़ों पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, बिहार में रहते हैं यार, कहीं पे भी रहते हो, आप स्किल बढ़ाने पे फोकस कीजिए, मुफ्त खोरी की नौकरी के पीछे मत भागिए। इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपके पास 4-5 साल रहेगी, फिर हाथ से चली जाएगी। तो जैसा हितेश भाई ने कहा कि 30% तक तो हम फिर भी सोच सकते हैं। जैसे सिडकुल है, सिडकुल को भैया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स के बेसिस पे बनाया है और लोगों को इनवाइट किया है, हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप यहाँ पे कारखाने खोलिए। तो जब गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो सटनली गवर्नमेंट आपसे कुछ मांगेगी कि भैया आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो रोजगार दीजिए हमारे लोगों को। और शायद हितेश भाई सिडकुल के बनने का मकसद भी यही था कि यही लोकलाइट्स था। को रोजगार मिले, है ना। तो 30-35% तो समझ में आता है, लेकिन 75% इज टू मच। एज अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड आई माई सेल्फ नो कि मेरे स्टेट का स्किल सेट क्या है। देखिए कल्चरली हम बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बद्री केदार कैलाश शिव धाम हो सकता है वहां पे, ये अलग टॉपिक है, इस पे मत जाइए। दिल का अच्छा होना और स्किल सेट होना अलग चीज होती है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, ये अलग चीज है। आपके पास इंडस्ट्रियल स्किल सेट है कि नहीं है, वो अलग चीज है। तो हमें मानना पड़ेगा कि सही बात हम है। इंडस्ट्रियल स्किल सेट में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। और हमारा फोकस होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल स्किल सेट कैसे बढ़े, सो दैट हम अगर बंबई जाएं तो बंबई में भी हमें रेडिली एब्जॉर्ब कर लिया जाए, बैंगलोर जाए वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जहां जाए वहां पे एब्जॉर्ब हो, यूएस जाए, कनाडा जाए। अरे बड़ी बड़ी चीज सोचो यार। अरे ये क्या सोच रहे हैं, ये कंपनी मुफ्त में नौकरी दे दे, कुछ नहीं आता है तो सरकार का क्या, 10,000 की पगार देके आपको अपना बस, वो तो देती करती है दारू, और 500 रुपए देके अपना 5 साल सरकार आती है पावर में। तो कितने दिन चलती है आपकी 500, और वो दारू की बोतल कितने दिन चलती है? नहीं चलती है कुछ दिन, एक हफ्ते में आपको पता चल जाता है कि आपने गलत आदमी को वोट दे दिया है ना। और ये सबको पता है कि कैसे बिहार में काम होता है, कैसे उत्तराखंड में काम होता है, कैसे हरियाणा में इलेक्शंस लड़े जाते हैं। ये सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हितेश भाई, एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू से? नहीं भाई, यही सब था। नॉर्मली जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इसका मेथड था किसी को एम्पावर करना। आज ट्रू ट्रू ट्रू। रिजर्वेशन बस एक पॉलिटिकल टूल है। राइट, यूएस में भी रिजर्वेशन थे कुछ टाइम तक, और जिन करेक्ट लोगों ने करेक्ट। रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, उनका टॉपिक इतना था कि बाकियों को एम्पावर करना। इतना ही टॉपिक करेक्ट। था और उतना ही था। और उन्होंने उस टाइम में तर्क दिया था कि आज हमारी जो स्टेट है वो इसलिए है क्योंकि आपने पहले गलत किया था, और इसलिए आज ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ठीक उनका है। ये भी मानना था कि कुछ टाइम बाद ये चीज को हटा दिया जाएगा, क्योंकि हम भी इतने एम्पावरमेंट होंगे जितने आप में है। राइट। करेक्ट। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल टूल बना देना बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। आप सिंपली बस एक रिजर्वेशन के बेसिस में आपने 60 साल तो वोट जीत लिए हैं, लेकिन वो टॉपिक कब तक चलेगा? अब जैसे, एक स्टेट ऐसे आएगी कि जनरल कहेगा मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, एक स्टेट वेरी ट्रू ऐसे वेरी आएगी ट्रू। आप कहेंगे फेमिनिस्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, ये डिविजिव है।
और ये हेटेड क्रिएट करता है दूसरों के बीच में। और एक और आप चीज कहते हो कि बताता हूँ दो हितेश व्यक्ति भाई, को साथ में- हाँ हाँ। जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, कश्मीर को क्या चाहिए आज? जॉब चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। इसमें उस कश्मीर के झंडे की कोई अहमियत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कश्मीर ऑब्वियस सी के बात है। झंडे का कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने के लिए अनडिसेंट टॉपिक उठाएंगी कि जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा मैं तिरंगे को नहीं उठाऊंगी। तो बात को समझिए, यही चीज पॉलिटिशियंस आपके लोकल स्टेट के साथ भी करते हैं। तमिलनाडु को कहेंगे कि तमिल ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है संस्कृत से, ताकि तमिलियंस बेचारे सीधे साधे लोग बेवकूफ बन जाएं और एंटी हिंदी फीलिंग के चक्कर में सब किसी को भी वोट दे रहे हैं। अब एक पार्टी अगर एंटी हिंदी कार्ड खेलती है तो दूसरी पार्टी को भी खेलना पड़ता है, वरना वो एंटी तमिल हो जाएगी। तो देखिए ये हम्म। पॉलिटिक्स इस तरह से काम करती है। एज अ जनता आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आज राहुल गांधी कह दें कि हर जनता के अकाउंट में मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा, तो आप ऐसे झुक्कड़ हैं कि आप उसको ही वोट दे देंगे, बिना ये नहीं, सोचे कि अभी 1 लाख रुपए आएंगे कहां से। और 1 लाख रुपए अगर सबके पास हो जाएंगे तो 1 लाख की वैल्यू थोड़ी रहेगी। वही अरे बात। पैसे की वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक के पास है, एक के पास नहीं है। तो जिसके पास नहीं है वो जिसके पास है उसकी वैल्यू करता है। ऐसे वैल्यू डिसाइड होती है समाज में। अगर मैं सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दूंगा तो भैया 1 लाख की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन आप तो सोचेंगे नहीं, आपको ये भैया बात मुफ्त हमने खोरी का शायद एक पैसा बार चाहिए। कम्युनिज्म वाले में डिस्कस भी किया था आपने ना, कि या कम्युनिज्म किया था, तो उसमें कम्युनिज्म में अगर आप रिसोर्सेज इक्वली बांट देते हो तो 5 साल बाद भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कोई सेव करेगा, कोई उड़ा देगा। एग्जैक्टली। और वही बेसिक वैल्यू चलती है, कोई उसमें ऐड करता है कोई नहीं। आप आज अंबानी की जायदाद सब में इक्वल बांट दो, 10 दिन के सब अंदर में इक्वल पैसा बांट वैसे दीजिए। ही बटा मिलेगा। करेक्ट। और वो पॉसिबल इमेजिन नहीं है कीजिए हितेश क्योंकि भाई, या सही कह रहे हैं आप। इमेजिन कीजिए कि हम दोनों भाई हैं हितेश भाई, आप और मैं एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, ठीक है। माँ ने मुझे दिया 50,000, आपको दिया 50,000। मैंने भैया उड़ा दिया, ठीक है। मैंने पैसे से खर्च के दिल्ली गया, पब गया। नहीं, आ गया। कहां तक चुना आपने हितेश भाई लास्ट? वो आपने पैसा उड़ाया और मैंने पैसा बचाया वाली बात है। करेक्ट। आपने 50,000 से 5 लाख बना लिए। अब मुझे ये हक है हम्म। कहने का कि समाज में सब इक्वल होना चाहिए, देखो दो भाइयों को हमेशा बराबर होना चाहिए, इसका पैसा मुझे दो। ये क्या मतलब है? तो इस तरह ये की जो होता है टेंडेंसी। भीख मांगना, लेकिन ये हाँ, सोच के कि मुझे हक है उस चीज का, ये भीख ही होती है। मैं तो इसे एग्जैक्टली। भीख ही बोलता हूँ कम्युनिज्म को। देखिए भीख मांगना है तो आप भीख मांगिए, शायद आपको कोई दे दे। लेकिन भीख को हाँ अगर आप गुंडागर्दी मानते हैं, अपने हक मानते हैं, और एक टीम बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं कि नहीं भीख तो लूंगा ही मैं, देखिए गुंडागर्दी है, फिर तो भैया देखिए केरला में ऐसा ही होता है। केरला बहुत अच्छा हाँ, शहर राज्य है, नो डाउट। स्ट्रेट है। मैं वहां पे मैं पर्सनली रहा हूँ केरला में। बहुत कल्चरली मैं देखता हूँ, जैसे वहां के मुस्लिम्स हैं, वो देश के मुस्लिम्स को सीखना चाहिए। वहां के मुस्लिम से एक चीज मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उनमें मलयाली प्राइड है। चाहे केरला का क्रिश्चियन हो, वो वेटिकन सिटी को फॉलो नहीं करता है, वो मलयालम कल्चर को फॉलो करता है। केरला का मुसलमान हो, वो आपकी तरह उसको देवबंद के मस्जिदों को फॉलो नहीं करता है, देवबंद के फतवों को, एक मलयाली कल्चर को फॉलो करता है, ठीक है। उनमें अपने भी डिफरेंसेस होते हैं मलयालीज में, हिंदू क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। लेकिन सब में ओवरऑल होते देखा हैं जाए भाई। तो दे हैव अ प्राइड, दे टेक मलयाली प्राइड इन दैट। वो मलयालम में बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलेगा वहां पे। वहां का मुसलमान मलयालम बोलेगा, ठीक है। वहां का जो इंसान है, वहां का बांग्लादेश क्रिश्चियन है, इंग्लिश नहीं। बांग्लादेश का हाँ, क्रिएशन ही लैंग्वेज के डिवीजन पे हुआ, जब उर्दू उन पे इम्पोज की गई बांग्ला हटा के। और जिन्ना और एग्जैक्टली। उनकी जो पाकिस्तान ने उन पे जबरदस्ती कहा कि उर्दू ही टेक्निकल लैंग्वेज होगी, तो बांग्लादेशियों ने उस पे रिबेलियन स्टार्ट किया। उसके बाद कास्ट और कलर को लेके लड़ाई हुई। तो बहुत फंक्शंस होते हैं, आप लैंग्वेजेस के बेस पे आप देश बांट सकते हो। दैट इज द ट्रुथ। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट हुआ है और ये करेक्ट होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वही मैं कह रहा और था हितेश भाई कि हम्म। एक चीज देश के मुसलमानों को सीखनी चाहिए कि कैसे केरला के मुसलमानों ने अपने आप को मलयाली कल्चर में ढाल दिया है। वही मैं कहता हूं कि इस्लाम इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए। आपको धर्म को भारत के कल्चर के साथ मिलाना पड़ेगा।
जैसे साथ में दिवाली मनानी पड़ेगी, साथ में होली मनानी पड़ेगी, मिठाई खानी पड़ेगी, भारत माँ को मानना पड़ेगा, तभी भैया आप इस ऐसे देश में रह सकते हैं ना जहाँ की जनता 70% हिंदू है। लड़के तो नहीं रह सकते हैं आप कि नहीं नहीं हम तो यही फॉलो करेंगे। इमेजिन कीजिए मैं अब भारतीय हूँ, मैं अगर रह जाता हूँ यूएस में रहने के लिए, तो भाई मुझे यूएस के प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। आपको राइट। याद होना चाहिए हितेश भाई कि सिखों को पगड़ी पहनना अलाउड नहीं था यूएस आर्मी में, है ना। तो क्या जबरदस्ती पहन ली सिखों ने? जबरदस्ती पहन ली नहीं, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, और जब तक ये लीगल नहीं था तब तक वो पगड़ी नहीं पहनते थे, क्योंकि भैया जो रूल है सो है। अब आपको पगड़ी अलाउड नहीं है तो अलाउड नहीं है, सिंपल एज दैट। इसमें आप दंगे थोड़ी करेंगे। वही बात उन्होंने है। वहां पे कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर जब कानून ने उनको अधिकार दिया कि ठीक है आप पहन सकते हैं, तो अब जाके यूएस आर्मी में सिख वहां के पगड़ी पहनते, जो कि सही तरीका होता है। तो वैसे ही आप अगर भारत में हैं तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसको ढालना पड़ेगा। अपने धर्म को हमने भी ढाला है। अगर आप हिंदुओं की बात करें हितेश भाई, तो देखिए हमने भी अपनी मनुस्मृति को, वेदों को, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार ही अब हम चलते हैं। कोई भी परफेक्ट सनातन धर्म के अनुसार नहीं चलता हिंदू, वही आपने वही देखा होगा। परफेक्टली मैं भी वही कहता हूँ, क्योंकि जैसे जो एक हिंदू और मुस्लिम लॉ बोर्ड है इंडिया का जो क्रिएट किया गया, एग्जैक्टली। दैट वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश, राइट। तो अब हिंदू और मुस्लिम लॉ बोर्ड में आप देखिए, हिंदुइज्म में क्या राजाओं की 10 बीवियां नहीं होती थी? क्या लोग हाँ, पहले 5 शादियां नहीं करते थे? क्या हिंदू लॉ बोर्ड में डिवोर्स में एलिमनी मेंशन्ड है? लेकिन हिंदू लॉज में ये चीजें अडेप्ट की गई, एलिमनी सिस्टम लाया गया, ये सब लाया गया। ये इंट्रोडक्शन है, कहीं पे लिखा थोड़ा था कि आप अपनी पत्नी को तलाक देंगे तो आपको 50% जायदाद नाम करनी पड़ेगी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। और हिंदूज कहीं में भी मेंशन। कॉमन था, और मुस्लिम्स में भी ये बात कॉमन थी उस टाइम में। लेकिन करेक्ट। आज आप देखते हैं कि हिंदू लॉ बोर्ड में ये सब चीजें हैं और ये सब नए अडेप्टेशन है, लेकिन आप इस्लामिक लॉ बोर्ड में उस चीज को नहीं देखते हैं। तो आपको अपने रिलीजन को विद टाइम अडेप्ट करना पड़ेगा, वो सबको करना ड्राफ्ट करना चाहिए। दैट पड़ेगा। इज अ बेसिक बेसिक लॉ ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली। पता है। अब अगर आपको शारिया इतना पसंद है तो आप यूएई में क्यों नहीं रहते? आपने वहीं की सिटीजनशिप ले लेनी थी। लेकिन रहना और आपको सबसे सही डेमोक्रेसी में बात है। हितेश भाई, आप हाँ। अगर आज जर्मन मुस्लिम हैं तो क्या आप अरबी बोलते हैं या जर्मन बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। वही आप अगर रशियन पॉइंट है। मुस्लिम हैं, है ना, तो आप रशियन बोलते हैं कि अरबी बोलते हैं? आप रशियन बोलते हैं, वहां तो आप बदल लेते हैं अपने आप को। हाँ। तो जब भारत में आप रहते हैं, भारत में आपने उर्दू बनाई ना, कुरान उर्दू में नहीं लिखी गई थी। सच में देखा जाए तो कुरान जो है वो उर्दू में नहीं लिखी, उर्दू तो कोई भाषा है ही नहीं। अरबिक है। अरबिक। उर्दू तो मिक्सचर है। हम्म। लेकिन आपने हम्म। अपने आप को ढाला ना, यहाँ की हिंदी के हिसाब से आपने अपनी अरबी से उर्दू बनाया। वैसे ही मैं कह रहा हूं, वैसे ही जो आपका अरबिक इस्लाम है, जो वहां उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है, उसको 21वीं सदी के साथ, भारतीय परंपराओं के साथ, भारतीय कल्चर के साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका साथ लोग छोड़ देंगे, क्योंकि एक भाई कब तक खींच सकता है? अगर दूसरा भाई वही कहे कि बात है। नहीं मैं तो पहाड़ पे ही रहूंगा, मुझे देहरादून नहीं जाना है, मैं यहीं के इंटर कॉलेज में पढ़ूंगा, तो भाई भाई का तो बंटवारा हो ही जाएगा ना। दूसरा भाई कहेगा भैया मैं तो देहरादून पढ़ूंगा, बेलहम्स में पढ़ूंगा, आरआईएमसी जाऊंगा, मुझे तो पढ़ना है। पहला भाई कहे नहीं मैं गांव में रहूंगा, मुझे बस यहीं इंटर कॉलेज में अच्छा लगता है, चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज से पढ़ाई करूंगा। तो अगर आपने सोच लिया है कि आप देहरादून नहीं आना चाहते तो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन याद रखिए, आप देहरादून नहीं आएंगे, एक अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपग्रेडेशन अपना नहीं कर रहे हैं, और फिर आपसे कल पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो आप रोइए मत बैठ कि मेरा दैट इज एग्जाम द क्लियर पॉइंट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने हम्म। अपग्रेड नहीं किया। आपको यही आज देश में इस्लाम के साथ नीचे रहते हैं, ढाबा चलाते हैं, तो देखिए आपकी चॉइस है। अगर मैं एक वीडियो देख रहा था हितेश भाई, जब भारत आजाद हुआ था तो कोई भी सिख रियासत नहीं थी। त्रिवेदी जी की मैं हम्म। दीवान, एक सिख रियासत थी बस, है ना। और सिखों का कुछ इतना बड़ा कुछ राजपाट नहीं था, नॉर्मल लोग होते हैं सिख। लेकिन सिख एक्चुअली देखिए सिख आज। किंगडम में भी सिख की मेजोरिटी नहीं थी, सिख किंगडम्स में मेजोरिटी थी। जो डिवीजन भी हुआ जिसमें दिखता है अब जैसे कि सिख मेजोरिटी एरिया, लेकिन फिर भी वहां पे इस्लामिक मेजोरिटी ज्यादा थी। तो ऐसा कोई किंगडम नहीं था जहां आप कह सकते हो कि सिख अकेले रहते थे या फिर हिंदूज अलग अलग अकेले रहते थे। दैट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूनिटी ऑन करेक्ट। दैट टाइम। हम्म। ये तो है। तो वही मैं कह रहा हूँ हितेश भाई कि लेकिन उस समय मुस्लिम रियासतें इतनी ज्यादा थी,
आप अगर गलत है। देखें तो है नहीं, नवाब ये तो सैफ अली खान के पिता खुद एक नवाब थे, हाँ, यहाँ के नवाब, पटौदी खान। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद का नवाब, इधर का सुल्तान टीपू सुल्तान। इतनी सारी मुस्लिम रियासतें थी, नवाब सिराजुद्दौला, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा कहीं पे, हर जगह मुस्लिम रियासतें थी। तो आप आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के काफी लोग जो हैं आज भी लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है आपका एजुकेशन। आप अगर सिर्फ मदरसा से पढ़ाई करेंगे, एक बात बताइए, क्या स्किल सेट आप लर्न करेंगे? अगर आप मदरसा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देखिए कुरान में क्या लिखा है, अगर आप साइंस को कुरान के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कुरान में लिखा है, तो क्या साइंस सीखेंगे आप ना फिजिक्स सीख पाएंगे, ना केमिस्ट्री सीख पाएंगे। वो अलग ही केमिस्ट्री बताते हैं आपको। जो देवबंद के उलेमा हैं, उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे कि अल्लाह ने पानी बनाया था, अल्लाह की बेटी के मुंह से आग निकली थी। ये क्या, आई हैव नेवर यू रेड हैव दैट टू, पार्ट, लेकिन ओके, हाँ, वो एंड दैट इज you can पॉसिबल। see, I don't know what the fuck chemistry you are learning if you go to मदरसा। लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे कि मदरसा छाप एजुकेशन क्या होती है। मदरसा छाप एजुकेशन यही होती है कि आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में पढ़ें, और आपका एम हो अपने धर्म को आगे बढ़ाना और धर्म के लिए मर जाना। आपका एम कहीं से भी नहीं है इन्फोसिस ज्वाइन करना, एक्सेंचर ज्वाइन करना, है ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना। अगर आपका एम ये सब नहीं है, तो अपने धर्म को आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करेंगे? देखिए, जॉब अगर मैं इस्लाम जो आपको सिखाता हूं मदरसा में, इस्लामिक प्रीचर आप बन सकते हैं, लेकिन वो कुछ फिक्स वैकेंसी होगी ना जहां पे आप इस्लामिक प्रीचर बनेंगे। कुछ फिक्स वैकेंसी होगी जहां पे इस्लामिक टीचर बनेंगे। पूरी जनता थोड़ी बन जाएगी इस्लामिक टीचर, एक पेट में मजे की बात डालेगी क्या? बताऊं, हाँ हाँ। हम जैसे मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं, जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत बड़ा अपने आप को इस्लामिक कट्टरपंथी बताते हैं या फिर कुछ भी बताते हैं, वो कभी अपने बच्चों को मदरसा में नहीं पढ़ाते। वो एग्जैक्टली कभी एग्जैक्टली, देखिए, मदरसा रिलेटेड एजुकेशन के नहीं होते, वो लॉयर होते हैं। आप ओवैसी साहब को देखिए, लॉयर, उनके ओवैसी साहब बच्चों को को देखिए, देखिए, पढ़े लिखे हैं डॉक्टर। वो। डॉक्टर। हाँ, तो हाउ एग्जैक्टली। इज दैट कि वो एक ऐसी काफिर वाली साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप भी वो पढ़ें। मतलब कुछ तो एग्जैक्टली, झोल होगा ना इस बात में, कि वो चाहते हैं कि उन्हें तो सब पता मिले, लेकिन आपके बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, मदरसा में ही पढ़ें। कोई ट्रू 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 लॉजिक ट्रू है ट्रू। इस बात का? और आप जो अगर लोग कहते कहते हो, हैं, हाँ हाँ, और जो लोग कहते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम बात कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये लालू प्रसाद यादव, उसका बेटा तेजस्वी यादव, ये सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी साफ आइडियोलॉजी साफ। देखेंगे तो यादवों को, बिहारियों को बेवकूफ बना के उन पे राज करना, और ओवैसी का काम है मुसलमानों को बेवकूफ बना के उन पे राज करना। तभी ये सब ने महागठबंधन किया है। देखिए, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना? तो एक तरह के जो इंसान होते हैं वो अपना ग्रुप ढूंढ ही लेते हैं। तो ओवैसी जी को अपना ग्रुप मिल गया है, वो लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, भाई ये भी अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है, मैं भी अपने लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, तो हमारी टीम तो बहुत अच्छी जमेगी, दोनों मिलकर अपने अपने लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है? तो ऐसा मत कहिए कि मैं धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। हिंदुइज्म में भी ऐसे ना ना। बहुत सारे ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं, जो आप देख ही रहे देश में क्या हो रहा है। स्वरा भास्कर को देखिए, कन्हैया कुमार को देखिए, लालू प्रसाद जी के दोनों बेटे को देखिए, दोनों के दोनों नालायक बेटे हैं। और देखिए, भारत का पता नहीं बिहार का प्रतिनिधित्व क्या करेंगे ये लोग, मुझे तो खुद नहीं पता है। इनके इलेक्शन कैंपेन्स के वीडियो देखिए आप, एजुकेशन को छोड़ के उसमें सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग भरे होते हैं। मैं तो जब इनकी भाषाएं सुन रहा होता हूँ, इनकी तेज प्रताप यादव जी की, तो मुझे लगता है कि मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, उसमें कोई अनएजुकेटेड आदमी कुछ सस्ते डायलॉग मार रहा है बस। मुझे कुछ और नजर नहीं आता। भाई जी, अभी 1 घंटा होने वाला लाइव सेशन को कंप्लीट, ये अपने आप 1 घंटे में आपको पता है बंद हो जाती है। फिर दूसरा सेशन नो बना इशू नो इशू करते हैं नो ऑन, इशू। उसमें ज्वाइन करते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं ये पॉइंट्स को आगे, क्योंकि मुझे पता है आगे तो बढ़ना ही है ऐसे, और टॉपिक को ऐसे एब्रप्टली एंड करना सही नहीं है। तो एक और कर देते हैं बिल्कुल लाइव बिल्कुल सेशन। बिल्कुल इसे मैं करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट, और बिल्कुल दूसरे में आपको इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो प्रीति। ओके, सो हम स्पाइडी का वेट करते हैं, जैसे ही स्पाइडी भाई ज्वाइन करेंगे वी विल डू लाइव सेशन कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक्स बहुत से हैं डिस्कस करने को, बिकॉज यू नो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। बट बात वही आती है कि द पॉइंट इज़ नॉट टू टारगेट अ सर्टेन रिलीजन। सही बताऊँ तो आई हैव
मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम दैट रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किससे कोई पर्सनल इशू है, मैं ज़्यादा अपने लोगों की बेइज्जती करता हूँ किसी और से। तो पीपल हु नो मी नो दैट कि मैं अपनों की ज़्यादा बेइज्जती कर देता हूँ, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आपको अपना मॉडिफिकेशन, अपना बिहेवियर जो मॉडिफाई है, डिसाइड करना पड़ता है लाइफ में आपको कि आप क्या चीज़ पहले हैं। जैसे मैं अपने आप को ठाकुर बोलता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लेगेसी, माई एंसेस्टर्स लेगेसी एंड ऑल, बट yes, yes, bhai, Karthik, I was taking a personal break. This is basically a sort of a social media detox. हाँ, सो कर्नल सोनम वांगचुक ने बताया था कि हमारी कुछ पोस्ट चाइना ने कैप्चर किए। ओके, सो सोनम वांगचुक साहब, अगर जो मैं सोचा वही वाले हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ही इज़ अ वेरी पैट्रियट। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका आई एम वेरी एंड्योरिंग। बट उन्होंने एक बात और बोली थी शायद उस इंटरव्यू में, या उन्होंने मेंशन किया है वो बात को, कि कैसे इंडियन इज नॉट अ फिक्स्ड लोकेशन। ये मैंने आपको शायद पहले भी ये बात समझाई थी, और ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी। द कंसेप्ट अबाउट इट इज कि आप जिन बॉर्डर्स की बात करते हो या जो बाउंड्रीज की आप बात करते हो वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर बॉर्डर में कोई लाइन नहीं है या अगर बॉर्डर में कोई मेंशन नहीं है, तो वो एक परसेप्शन है। अगर मैं आपके घर के बीच में और पड़ोसी के घर के बीच में दीवार नहीं बनाने दूंगा, तो आप एक परसेप्शन में चलोगे कि ये उसका है और ये मेरा है, और पड़ोसी का अलग परसेप्शन हो सकता है कि ये आपका है, ये उसका है। तो ये परसेप्शंस की लड़ाई होती है। लोकेशंस हिस्टोरिकली चेंज होते रही हैं, एंड आज भी हम कहते हैं कि हम उस पॉइंट पे हैं जहां पे पहले हम कभी नहीं थे, और वो कहते हैं कि आज वो उस पॉइंट में जहां वो पहले कभी नहीं थे। तो ये चीजें आपको ये पता नहीं होगा, फिंगर फोर को हम 20 साल पहले खो चुके हैं। 20 साल पहले चाइना ने वहां सड़क बना दी है, हमने एक सड़क या पत्थर भी नहीं बनाया उसके पास तक का। सो ट्रू ट्रू ट्रू। टेक्निकली चाइना वहां पे कंट्रोल ज्यादा रखता था हमसे कंपैरेटिवली। तो दिस इज हिस्टोरिकल प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि चाइना एक दिन आया, फिंगर एट से फिंगर फोर तक वो बना दी, रोड बना दी, टैंक्स भेज दिए। वो टाइम बेस्ड सेटअप होता है। 40 साल पहले के चाइना हितेश के कमांडर को पता होगा कि फिंगर एट तक हम नहीं जाते थे, लेकिन आज के चाइनीज कमांडर के लिए फिंगर फोर एक नॉर्मल चीज है, बिकॉज 40 साल में हितेश वो भाई, इतना आगे बढ़ चुके हैं। हितेश भाई, चीजें इतनी खराब थी कि हमारी पॉलिसी यही थी, जनता को पता नहीं है। पता है आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1962 वॉर के टाइम पे कोई सड़कें नहीं थी वहां तक जाने की। बॉर्डर हमारे हमारे खुद तक बॉर्डर्स पे जाने के लिए सड़कें नहीं थी। पता है इसका लॉजिक क्या दिया था नेहरू जी ने? लॉजिक ये दिया था ये कि अगर हाँ, हम सड़कें बनाएंगे तो दुश्मनों के लिए आसानी हो जाएगी हम तक पहुंचने में, तो हम बनाएंगे ही नहीं ताकि वो ना पहुंच पाए। ये हमारा एंटनी लॉजिक साहब ये ने था। भी एक बार रिपीट किया था। ये एंटनी साहब ने भी एक बार रिपीट किया था, लेकिन एंटनी साहब ने बाद में अपनी गलती मानी थी। उन्होंने ये कहा था कि हमने आज तक कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। एग्जैक्टली। 1970s में हमने 70 से 80, क्योंकि 62 की वॉर में हमने मुंह की खाई थी, मानो ना मानो। एंड इसमें आर्मी की गलती नहीं थी, आर्मी फॉट वेल, बट पॉलिटिशियंस डिड नॉट फाइट एट ऑल। उन्होंने आर्मी को भी नहीं लड़ने दिया, उन्होंने अपने अपने एयरफोर्स को रोक दिया, उन्होंने नेवी को ब्लॉकेड नहीं करने दिया, बिकॉज नेहरू वॉज द एलाई ऑफ सीसीपी, चाइनीज का। क्योंकि नेहरू की पॉलिसीज भी आप पढ़ो तो दैट वाज सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिसीज, एंड ही करेक्ट बिलीव दैट करेक्ट। कम्युनिज्म वाज गुड फॉर देम, और वो सही थे। उन्होंने चाइना का सपोर्ट किया, चाइना को यूएनएससी में भी सीट दे दी, चाइना को एक आइलैंड भी दे दिया, चाइना को पता नहीं 50-60 चीजें बांट दी, तिब्बत बांट दिया। लास्ट में क्या हुआ? हम पे अटैक हुआ या नहीं हुआ? तो दिस इज अ पॉलिसी जो हमारी स्टार्टिंग से गलत रही है। हम करेक्ट कई करेक्ट ऐसे करेक्ट। गांव चाइना में जहां से इंडिया को टैक्स मिलता था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज वो गांव पक्का चाइनीज है। सो दिस इज अ इशू दैट्स। कैलाश मानसरोवर इंडिया के अंदर कैसे नहीं है, मुझे कोई समझा दो बस एक बार। मतलब वी आर हिंदूज, चाइना पूरी दुनिया की जमीन पर कब्जा करता है ये कह के कि हमारा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वहां पे है, हमारा एक हिस्टोरिकल पहाड़ वहां पे। हमारा कैलाश मानसरोवर जो कि हिंदुज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां पे वो हम बिलीव चाइना में करते है। हैं कि शिव शंकर आज भी हैं। शिव हाँ, शंकर इज बिलीव टू सिट ओवर देयर कैलाश पे। हाँ, वो लेकिन भारत वो में कैसे नहीं? चाइना का पार्ट है। कैसे? क्यों नेहरू ने कभी ये कैसे? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि ये तो इंडिया का हिस्टोरिकल पार्ट है, वेदों में लिखा है, उसमें लिखा है, वो लिखा है। तो दैट इज अ करेक्ट। स्टूपिड मेंटेलिटी अवर पॉलिटिशियंस हैड। आर्मी को, ट्रू ट्रू। आर्मी लड़ेगी, आर्मी उतना ही करेक्ट। लड़ेगी जितना उसे पॉलिटिशियन लड़ने देंगे। आप एग्जैक्टली। समझिए वो बात।
राइट। आप देखिए, और रॉ तब तक काम करेगी ना जब तक आप उसे फंड करेंगे, उसको परमिशन देते रहेंगे। आप उसकी फंडिंग रोक देंगे, आप उसको परमिशन नहीं देंगे, तो रॉ क्या करेगी? चने बेचेगी। भाई इंडियन आपके हाथ में स्पाई ना सरकार के बिकेम अ हाथ में जनरल कि रॉ इन से क्या करना पाकिस्तान, है। राइट। इंडियन स्पाई करेक्ट। नियरली बिकेम अ जनरल इन पाकिस्तान। करेक्ट। मतलब कोई सोच सकता है कि एक न्यूक्लियर पावर नेशन का आपने अपना आपका स्पाई इतना कैपेबल कि जनरल बन गया उनका, लगभग। और किसने लगभग। फकअप किया? आपके पॉलिटिशियन ने। जिसे जिसे करेक्ट। यकीन नहीं हुआ उसने अपने स्पाई पे ही वहां पे अपना नेटवर्क पकड़ा दिया। दिस इज स्टुपिडिटी नहीं, ऑफ, मतलब। यकीन था। यकीन था, आपको महान बनना था। आपको दिखाना था कि देखिए हम इतने महान हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, आप भी त्याग कीजिए। अबे बेवकूफ, वो गुंडा है। पाकिस्तान की पॉलिसी गुंडई पे है। जैसे सपा की राजनीति, लालू की राजनीति गुंडई पे चलती है, ऐसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो देश ही गुंडपनी के लिए एग्जिस्ट ही करता है। उसका एग्जिस्टेंस ही हुआ था हमारे पीछे उंगली करते रहने के लिए हर साल। तो आप अब ऐसे देश को कैसे बदल सकते हैं आप जिसका ये सोचो कि एकमात्र ध्येय हमारे हो? हमारे जो क्या एक वॉर में 93,000 प्रिजनर वॉर इंडिया के पास थे। हमने उन्हें दो करेक्ट। साल पाला। 2 साल पाला। सैम मानेकशॉ का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कैसे उन्हें अच्छे से ट्रीट करता था। हमारे सोल्जर्स बाहर जमीन में सोते थे, उन्हें हम बैरक्स में सोने देते थे। ये सब बताया है सैम मानेकशॉ साहब ने। करेक्ट। इंदिरा गांधी ने उन 93,000 को रिहा करते हुए कश्मीर का टॉपिक छेड़ा होता तो कश्मीर आज आपके अंडर होता या नहीं होता? अरे क्या आपके अंडर? सिंध आपके अंडर होता भाई, बताइए। लेकिन आप दिक्कत कहाँ आई? उन्होंने ना ये टॉपिक छेड़े पॉलिटिकल, और हमारे जो 54 लोग कैप्चर्ड थे पाकिस्तान में, वो हम कभी वापस नहीं ला पाए। क्योंकि नेगोशिएशन ऐसा हुआ कि हमें एक भी वापस नहीं मिला, उनके हमने 93,000 छोड़ दिए। दिस इज छोड़ दिए स्टुपिडिटी। उनके, और मतलब नहीं तो ये क्या। किसी दुनिया ने नहीं की होगी ऐसी बेवकूफी। कितने फुद्दू थे हमारे पॉलिटिशियन, आप सोच सकते हो एक बात। ये ये सिर्फ ये एक नशा होता है हितेश भाई, महान बनने का नशा। मुझे हाँ, दुनिया महान महान बनने का माने, नशा। ये जो मम्मी बनने का जो नशा होता है ना, ये आपको ले डूबता है। मम्मी, यहीं यहीं से राइट विंग की शुरुआत होती है। राइट विंग देश में ऐसे ही नहीं आया है लेडीज एंड जेंटलमैन। राइट विंग देश में तब आया है जब देश को लगा कि आप महान बनने के चक्कर में देश का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ सब आ जाओ, ये देश सबका है, सबको पालेंगे, सबको पोसेंगे। कहां से पालेंगे सबको? कहां से पोसेंगे सबको? खुद के लिए इंडिया में जॉब नहीं है, कहां से लाएंगे हम बाहर से शरणार्थी? वही अभी आप इशू वेस्ट बंगाल में बड़ा देख है। रहे हैं, माँ माँ बनने की जो टेंडेंसी है वहां पे। क्या मतलब है इसका? ये सब डेमोग्राफिक चेंज। बंगाल तो इज गॉन आउट ऑफ हैंड। बंगाल वापस से बांग्लादेश बनेगा, क्योंकि जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे हो रहे हैं ड्यू टू बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। तो इट इज बाउंड, इट इज बाउंड। आप दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। मैं क्या के लिख के देता हूं हितेश भाई, ये मुस्लिम बंगाली और हिंदू बंगाली साथ में रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि साथ में रहते तो बंग भंग आंदोलन ही नहीं होता। बंग भंग आंदोलन सफल हो जाता। बंगाल का विभाजन कोलकाता होता ही नहीं। मैसेकर्स कोलकाता मैसेकर एग्जैक्टली। के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा। मेजोरिटी, वो भी एंटी हिंदू राइट्स आप लेबल कर सकते हो उन्हें, लेकिन आपने नहीं किया। तो दैट इज अ वन मोर थिंग। 40,000 से ऊपर लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, सब सब सही है। तो दैट इज एन इशू, राइट। सो ये चीजें करेक्ट। सोचनी पड़ती हैं। एंड हमारे पॉलिटिकल्स बहुत शॉर्ट टर्म व्यू के साथ चलते हैं। टनल विजन कहता हूं मैं इसे। आप जब एक स्नाइपर बनते हैं ना जिंदगी में, तो आप एक स्कोप से देखते हैं। स्कोप आपको बहुत लंबा देखने को अलाउ करता है, लेकिन आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा हो जाता है। दैट इज ट्रू कॉल्ड ट्रू टनल ट्रू। विजन। तो वही टनल विजन। हमारे हमारे इसमें क्या है, टनल विजन भी है और शॉर्ट विजन भी है। तो टनल भी दिखती है और बहुत छोटी दिखती है। हम सोचते हैं बस वहां तक पहुंच जाए फिर आगे का देखेंगे, वहां तक पहुंच जाए फिर आएगा आगे का देखेंगे। देखेंगे। और आगे का कुछ करेक्ट। बचेगा ही नहीं भाई। पत्थर दिख रहा है आगे मुझे कि चाइना ने करेक्ट। बॉर्डर में ऐसा इंफ्रा बना दिया है। चाइना का तो पॉपुलेशन रहता भी नहीं है बॉर्डर्स पे। चाइना का 80% पॉपुलेशन रहता है अपोजिट साइड ऑफ, मतलब बॉर्डर्स, राइट। उनके बड़े शहर सब है। एंड वो एंड स्टिल उनका इंफ्रा इतना अच्छा है हमारे बॉर्डर्स पे, और हमारे सब कुछ लोग रहते हैं और उसके बाद भी हमारा इंफ्रा ही नहीं है। तो दैट इज एन इशू जो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा विद टाइम, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस। गवर्नमेंट, मैं खुद कहता हूँ लीडर बहुत अच्छा है, बिकॉज आई हैव सीन द डेवलपमेंट ऑन द बॉर्डर्स। और मेरा भाई भी वहीं पे है, करेक्ट। तो मुझे बुरा लगता है अगर मेरा भाई गधे के भर से अपनी एके लेके जाए ऊपर। मुझे पसंद नहीं आता। किसी को आता करेक्ट। होगा तो उसकी गलती। मेरे भाई ने किया है वो। उसने मुझे बताया है ट्रू ट्रू ट्रू। कि हाउ दे यूज टू टेक एकेज और हाउ दे यूज टू टेक गन्स एंड फूड गधे पे लाद के।
और गले पे चाइना वाले लाद के, गाड़ियों में आ करेक्ट। रहे हैं और गाड़ियों गाड़ियां में आते लेके हैं, आ हम रहे गले हैं। पे जाते हैं। तो दिस सक्स व्हेन इट हैपेंस। तो ट्रू ट्रू ट्रू, यही वेरी सब ट्रू। इश्यूज हैं जो मुझे, और मुझे मोदी जी इसलिए पसंद है, मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, मुझे बस मोदी जी पसंद है। बिकॉज ही हैज अ विजन ऑफ अ लीडर। कल करेक्ट। कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर आएगा, मैं कांग्रेस को भी वोट दूंगा, लेकिन मुझे पता है वहां नहीं आएगा क्योंकि सब फुद्दू है वहां पे। तो दैट इज मैं अ थिंग। बताता हूँ, वहां आ भी जाए तो उसकी आइडियोलॉजी, जो मम्मी बनने की जो आइडियोलॉजी है ना, ये जो, ये होता है चीप, एक चीप पॉपुलैरिटी। ये जो चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की जो टेंडेंसी है किसी पार्टी में, तो कोई अच्छा नेता आ भी जाए तो भी वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है देश भाई, सस्ती पॉलिटिक्स खेलने की जो टेंडेंसी है कांग्रेस में आ चुकी है। अगर कांग्रेस में नहीं आई होती तो बीजेपी का जन्म कर रही है, जो हमने कांग्रेस से एक्सपेक्ट किया था। और ऐसा दोबारा हो सकता है कल एक और नई पार्टी आ जाए, जो लोग बीजेपी से खफा हो जाए, उन्हें लगे कि अब बीजेपी भी वो काम नहीं कर रही है जिस काम के लिए वो आई थी, तो हो सकता है किसी नई पार्टी का उदय होगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। तो इस बात में मुझे कोई शक नहीं है।